हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? तो किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑर्बिटल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यानी जो उनके इलेक्ट्रॉन हैं वो उनके ऑर्बिटल में, जैसे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ये सब में इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और साथ साथ ये भी बताता है कि इसमें कौन से ऑर्बिटल है प्रेजेंट, s ऑर्बिटल के, p ऑर्बिटल के, d ऑर्बिटल। और एब्रीविएटेड नोटेशन में जो सीक्वेंस होते हैं कम्प्लीटली फेल्ड हो जाते हैं तो उसे नोबल गैस के सीक्वेंस में डाल दिया जाता है। यानी उसमें नोबल गैस का एटम जो होता है उसे प्रेजेंट माना जाता है कि वहाँ पे एक नोबल गैस प्रेजेंट है और उसके बाहर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो और इस जो नोबल गैस है उसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल भी है नियॉन का, एल्यूमिनियम का, आर्गन का, कैल्शियम का। नियॉन का जैसे फुली फील्ड है, जैसे 1s2 2s2 2p6, और एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो इसमें नियॉन लगा देंगे और 3s2 3p1 बन जाएगा। इसी तरह कैल्शियम का भी होगा। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में यूज़ होता है। तो ये वैलेंसी निकालने के लिए, किसी एटम की कितनी वैलेंसी है उसे निकालने के लिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, और ये किस ग्रुप का एलिमेंट है इसे भी पता करने के लिए इसका यूज़ होता है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसे भी निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस नोटेशन को रदरफोर्ड और निल्स बोर ने 1913 में निकाला था, बोहर मॉडल के बाद। और इसमें यह बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन उनके सब शेल में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और उसमें कौन कौन से सब शेल यानी कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल है कि p ऑर्बिटल है कि d ऑर्बिटल है कि f ऑर्बिटल है। तो हम लोग आगे चलते हैं आउफबाउ प्रिंसिपल की तरफ। तो आउफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन होता है बिल्डअप, यानी किसी भी चीज़ को बनाना। तो आउफबाउ मेनली ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उसके बाद हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा, और जो इनकी एनर्जी होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर से सम जो होता है उसे निकाला जाता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में फिल होते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d, इस तरह आगे। और इसे लर्न करने का ये मेथड है कि सबको लिख लीजिए, जैसे 1s 2s 3s ऐसे करके 8s तक, फिर 2p 3p इस तरह लिख लीजिए 7p तक, फिर 3d 4d 5d 6d, फिर 4f 5f, फिर इसे तिरछा करके काट लीजिए और फिर इसके एंड लाइन को फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से मिलाते जाइए। तो इससे एक ऑर्डर मिल जाएगा जिसमें 1s 2s ऐसे आता जाएगा, जो हमने ऑर्डर पहले बोला था। अब हम लोग चलेंगे पाउली के प्रिंसिपल की तरफ कि ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता क्या है। तो इसका मेनली स्टेटमेंट ये है, द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अपोजिट स्पिन कैन फिट इन एन ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उस पर भी एक कंडीशन है कि दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। अभी स्पिन के बारे में आगे आएगा। और इस प्रिंसिपल में ये भी कहा गया कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी क्वांटम नंबर की चारों वैल्यू, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। तो अब हम लोग चलते हैं हुंड लॉ की तरफ। तो हुंड एक वैज्ञानिक का नाम है और इस लॉ के अकॉर्डिंग तो इसमें ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे पहले सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले पूरे ऑर्बिटल में फिल होंगे, फिर उसके बाद अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल होंगे। मेनली इसमें ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से किसी ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं और इनका जो स्पिन होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा।
लेकिन स्पिन करने का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। कोई क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो कोई एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये किस तरह से होता है। एक स्क्रीन पे एक इलस्ट्रेशन आ रहा होगा, तो देखिए इसमें पहले क्या होगा, 1s2 2s2 में तो ऐसे ही फिल हो गया, लेकिन जो 2p2 है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले सेम स्पिन के फिल हो गए। और इनकरेक्ट में देखिए ये अपोजिट फिल के एक साथ डाल दिया है, लेकिन ऐसे नहीं होंगे, पहले सेम स्पिन के फिल होंगे। तो उन लोगों का मतलब आप समझ गए कि पहले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम स्पिन के ऑर्बिटल में फिल होंगे, फिर उसके बाद अपोजिट स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी एटम के ऑर्बिटल में फिल होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है। तो क्वांटम नंबर एक नंबर का सेट होता है जिससे किसी एटम में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और एनर्जी दोनों को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये 4 तरह की होती हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। तो इनका वैल्यू जो होता है वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होता है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इनका वैल्यू सेम नहीं हो सकता। और इनकी जो वैल्यू रहेगी वो एक रियल नंबर रहेगा, यानी ये नहीं कि इंटीजर या फिर कोई अदर नंबर, इनका वैल्यू एक रियल नंबर होगा। तो अब लोग चलते हैं पहले क्वांटम नंबर की तरफ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसे n से डिनोट किया जाता है, यानी इसका सिंबल n है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस एनर्जी लेवल में है। n बराबर 1 रहेगा तो k शेल, n बराबर 2 रहेगा तो l शेल, n बराबर 3 रहेगा m शेल, n बराबर 4 रहेगा तो n शेल। और यहाँ ये एक बात ये भी है कि n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। और n बराबर हमने बता ही दिया कि k शेल को डिनोट करता है, और n बराबर 2 से l शेल को इसी तरह से आगे होगा। और यहाँ एक बात ये भी जानने की ज़रूरत है कि n न तो निगेटिव होगा और न ही ज़ीरो होगा, क्योंकि एटम में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि k शेल से छोटा शेल कोई होता ही नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वांटम नंबर पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसको L से डिनोट किया जाता है। ये ऑर्बिटल के शेप्स को डिवाइड करता है कि ऑर्बिटल s ऑर्बिटल है कि p ऑर्बिटल है कि d ऑर्बिटल है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे पूरी तरह डिपेंड करता है। इसका वैल्यू 0 होगा या फिर n-1 होगा, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि n बराबर 3 है तो इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं 0, 1, 2। इफ़ l इज इक्वल टू 0 होगा तो s ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 1 होगा तो p ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 2 होगा तो d ऑर्बिटल। और हम लोग एक बात ये भी जानते हैं कि जब l इज इक्वल टू n-1 है तो l की जो वैल्यू होगी वो हमेशा n से छोटा ही होगा। यदि n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2 ही हो सकता है। और n बराबर 3 होगी तो कौन कौन से शेल हो सकते हैं, 3s, 3p और 3d। यहाँ पे कई शेप्स दिए गए हैं। l इज इक्वल टू 0 होगा तो s ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 1 होगा तो p ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 2 होगा तो d ऑर्बिटल, और l इज इक्वल टू 3 होगा तो f ऑर्बिटल। तो इसमें s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 होते हैं, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, और f ऑर्बिटल में ऑर्बिटल का नंबर 7 होता है, यानी इसमें 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं। अब हम लोग आगे इसके कुछ शेप्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है s ऑर्बिटल का शेप। तो ये एक्सिस पे इस तरह शो होता है जैसे कोई स्फीयर है वो एक्सिस के सेंटर पर रखा गया है। p ऑर्बिटल का x एक्सिस पे इस तरह से होता है जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है, y एक्सिस पे येलो कलर से दिखाया गया है, और z एक्सिस पे रेड कलर से दिखाया गया है। तो जब ऑर्बिटल्स x एक्सिस पे होंगे तो px, y एक्सिस पे होंगे तो py, और z एक्सिस पे होंगे तो pz। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि d ऑर्बिटल किस तरह से एक्सिस पे होता है। तो पहला है dz स्क्वायर, तो ये z एक्सिस पे होगा और इसके चारों ओर एक सर्कल बना रहेगा। दूसरा है px स्क्वायर डैश y स्क्वायर, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस पे होंगे। तीसरा है dxy,
तो इनके जो ऑर्बिटल होंगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में होंगे। डी वाई जेड में जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इनके ऑर्बिटल होंगे, और डी जेड एक्सिस में एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में इनके ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे। एफ ऑर्बिटल का इसमें नहीं दिखाया गया क्योंकि एफ ऑर्बिटल के जो वो ऑर्बिटल्स का एक्सिस पे शो होता है वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए उसे 2D में डायमेंशन करना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ कि ये होता क्या है। तो इसे m से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू भी l पे डिपेंड करती है, और l चूँकि n पे डिपेंड करता है तो इसकी भी वैल्यू n पे डिपेंड करती है, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसकी वैल्यू 0 होगी या +l या -l। ये बताते हैं कि उस ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स का नंबर कितना है, मतलब ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी है उसमें। जैसे अगर l = 1 रहेगा तो p ऑर्बिटल में इनके नंबर कुछ इस प्रकार रहेंगे कि -1, 0 और +1। d ऑर्बिटल में 2 है l का वैल्यू, तो इसलिए m के वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 होंगे। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी शेल में होंगे तो उसकी वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे = 2l+1, जहाँ l एजीमुथल क्वांटम नंबर है। l = 0 रखेंगे तो 1 आएगा जो कि s ऑर्बिटल है। l = 1 रखेंगे तो p ऑर्बिटल का आएगा, तो उसके लिए ऑर्बिटल्स का नंबर 3 आ जाएगा। इसी तरह d का भी निकाल लेंगे, f का भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट में d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल का जो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो आप लोग बताइएगा कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। अब हम लोग चलते हैं चौथे पे, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये किसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में डिनोट करता है कि वह किस तरह से रोटेट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे +½ या -½ से डिनोट किया जाता है। इस फिगर में दिखाया गया है कि जब नॉर्थ से साउथ रहेगा डायरेक्शन तो +½ और जब साउथ से नॉर्थ रहेगा तो -½ होगा। ठीक, तो मेनली स्पिन क्वांटम नंबर ये डिनोट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड किस तरह से स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। और इसकी वैल्यू +½ या -½ होती है। और जब इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगी तो अप रहेगा, यानी उसकी सैंपल तीर से ऊपर की ओर रहेगा, और जब इसकी वैल्यू निगेटिव यानी -½ होगी तो इसका सैंपल नीचे की ओर एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर का रोल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ज्ञात करने के लिए बहुत यूज़ होता है इसका, कि कोई ऑर्बिटल जो है वो मैग्नेटाइज्ड है कि नहीं। अगर उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन के होंगे तो उनके जो स्पिन क्वांटम मोमेंटम होंगे वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो तब उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो रहेगी 0 हो जाएगी। और जब अलग अलग रहेंगे यानी कोई में अप हो गया तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं n+l रूल की तरफ। जैसे कि नाम से ही लग रहा है n+l रूल, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए n+l का वैल्यू छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिट में एंट्री करेगा, यानी n+l के लिए जिसकी वैल्यू लोअर होगी वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा। तो n+l रूल से इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से ऑर्बिटल में फिल होंगे कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, ऐसे आगे। तो ऑफ बाउ में जो प्रिंसिपल था, ऑफ बाउ का प्रिंसिपल, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। उसमें मेनली ये एक्सेप्शन है जैसे क्रोमियम और कॉपर, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है
ये डिफरेंट होता है, अफबाउ के लॉ से कुछ डिफरेंट होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ अलग टाइप से ऑर्बिटल में जाते हैं। तो ये क्या है, जो क्रोमियम का अफबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि ऑर्गन जो कि एक नोबल गैस है उसके आगे 3d4 और 4s2 होना चाहिए। लेकिन जो इसका रियल में होता है वो होता है ऑर्गन 3d5 4s1। ये क्यों होता है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है वो मोर स्टेबल होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है। इसी तरह से कॉपर का भी होता है। कॉपर का क्या होता है, ऑर्गन 3d10 4s1 रियल में, लेकिन अफबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कुछ दूसरा होता है कि ऑर्गन 3d9 4s2। तो इसका भी मेनली वही रीज़न है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल रहे तो भी वो स्टेबल रहेगा और फुली फील्ड ऑर्बिटल रहे तो भी वो स्टेबल रहेगा। इसलिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 4s में न जाकर 3d में चला जाता है और 3d ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।